अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो हमारा आज का इसमें टॉपिक है ना, वो है फोटोसिंथेसिस। रिस्पिरेशन इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। बायो एनर्जेटिक्स है क्या? बायो एनर्जेटिक्स जो है ना, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, यानी कि हमें नंबर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ मिलती हैं इसमें। और ये क्वांटिटेटिव स्टडी किसकी है? एनर्जी रिलेशनशिप्स की और एनर्जी कन्वर्जन्स की, यानी कि एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है, यानी कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ठीक है। और ये जो एनर्जी कन्वर्जन है ना, ये फॉलो करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। वो क्या, उसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है हमारे लिए एनर्जी की सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है। लेकिन उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन सी फॉर्म में? यानी कि केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है हमारे लिए? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट को क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी को जो है वो शुगर मालिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है, और जब ज़रूरत होती है उसकी तो रिस्पायरेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उसका ब्रेक डाउन हो जाता है कंट्रोल मैनर में। ठीक है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी आपको पता है लिंक है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान। कैसे? कैटाबोलिज्म में आपको पता डिस्ट्रक्शन होती है लार्ज मालिक्यूल्स की स्मॉल मालिक्यूल्स में। उस डिस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है। और एनाबोलिज्म क्या होता है? एनाबोलिज्म क्या है? स्मॉलर मालिक्यूल्स मिलके कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनाते हैं और उसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, दोनों का लिंक हमने देखना है। फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। कैसे? अब हम इसको देखते हैं। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, शुगर मालिक्यूल्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ठीक है, जो एनर्जी के बिना नहीं बन सकते। एनर्जी इन मालिक्यूल में स्टोर होती है, जिनको स्टेप बाय स्टेप जो है हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसका रिस्पायरेशन की हेल्प से। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करती है, और रिस्पायरेशन जो है ये उस सबस्ट्रेट को यूज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अब फोटोसिंथेसिस, इसकी हमने डिटेल देखनी है। कन्वर्जन है सोलर एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, ये तो आपको याद हो गया। अब क्या होता है? इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर, यानी कि उनमें एनर्जी कम है। इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम यूज़ करते हैं एज ए रिएक्टेंट। ठीक है। सनलाइट हमारे पास होती है सन की फॉर्म में, और क्लोरोफिल जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। और क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स। अब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के मेजर डिफरेंसेस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है डे टाइम में होती है, रिस्पायरेशन जो है वो डे और नाइट दोनों टाइम्स में होती है। अब जब डार्कनेस होती है तो क्या होता है? प्लांट्स जो है उनमें रिस्पायरेशन होती है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। डॉन एंड डस्क पे जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इक्वल आ जाता है रिस्पायरेशन के। एट दैट टाइम कोई एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। अब क्या होता है? जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, यानी कि दिन चढ़ता जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है रिस्पायरेशन की नीड से ज़्यादा। सो वो एज ए रिज़ल्ट रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, वाटर की अगर हम बात करें, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस में? अब जो ऑक्सीजन आती है ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आती है? वाटर की स्प्लिटिंग से, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। अब इसका सबसे पहले हमें प्रूफ कहाँ से मिला? 1930 में वैन नाइल एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो वाटर है ना वो प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की सोर्स है। ठीक है।
स्प्लिटिंग उसकी होती है तो हमें हाइड्रोजन मिलती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। इसने ये स्टेटमेंट क्यों दी? इसकी ये स्टेटमेंट इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन तो रिलीज़ नहीं करते। वाटर की जगह पे यूज़ होता है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो सल्फ़र रिलीज़ करते हैं। इसकी हाइपोथेसिस इस बात पे बेस करती थी कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। फिर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें कब मिला? ग्रुप ए के प्लांट्स लिए गए और ग्रुप बी के। अब क्या हुआ, एक ग्रुप में वाटर को दिया गया रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन का जो कि O18 था, दूसरे में O16 ही दिया गया और कार्बन को O18 दिया गया। ठीक है, फर्स्ट प्लांट में जो ऑक्सीजन थी ना वो O18 की प्रोड्यूस हुई क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन O18 थी। दूसरे में ऑक्सीजन O16 प्रोड्यूस हुई क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन O16 थी जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में O18 थी। इस तरह हमारे पास कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर की स्प्लिटिंग से। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, और ग्रीन पार्ट्स, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन मेजर साइट कौन सी है? लीव्स। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेरी लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये लीफ में कहाँ पे होते हैं? मीजोफिल टिश्यूज़ में। हर जो मीजोफिल सेल होता है ना उसमें 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो इंक्लोज कर रहा होता है एक फ्लूइड रीजन को। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं। उसके अलावा स्ट्रोमा में क्या होता है? मेम्ब्रेन का सिस्टम जो क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड सेट है फ्लैट डिस्क लाइक सैक्स का, जिसे हम थैलेकॉइड्स कहते हैं। अब थैलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है वो कवर करती हैं थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस। ठीक है, यानी कि पहले इन्वेलप थी ना, डबल लेयर इन्वेलप, उसमें स्ट्रोमा था। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है? थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस। अब थैलेकॉइड सैक्स जो है ना वो समटाइम स्टैक्स होती हैं कॉलम्स की फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं ग्रैना। अब जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल वगैरह वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इसके अलावा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होता है? ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ना वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या होता है? ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोसेस होता है कीमियो ऑस्मोसिस। केमियो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ATP सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन कौन, पहले स्ट्रोमा की बात करें तो उसमें कौन से एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी हैं। थैलेकॉइड की बात करें, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में क्या होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ATP प्रोड्यूस होता है। कौन सा प्रोसेस है? केमियोस्मोसिस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमें क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही ना हों तो क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तब काम करेगा जब लाइट अब्जॉर्ब होगी, और लाइट अब्जॉर्ब कौन करेगा? पिगमेंट्स करेंगे। पिगमेंट्स कितनी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं? 380 से 750 नैनोमीटर की। डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चलता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, जो मेजर करता है कि कौन से पिगमेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी वेवलेंथ की लाइट जो है उसको ऑब्जॉर्ब करेगा। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू ऑब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो हमें बताता है कि फ्लाम पिगमेंट ने फ्लाम वेवलेंथ की लाइट जो है ऑब्जॉर्ब की है। उसके अलावा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल आपको पता है सबसे मेन पिगमेंट है। इसके अलावा कैरोटीनाइड्स होते हैं। कैरोटीनाइड्स कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कैरोटीन। कैरोटीन किस कलर के होते हैं? रेड टू ऑरेंज। सेकेंड वन इज ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल किस कलर के होते हैं? येलो टू ऑरेंज। अब क्लोरोफिल की सबसे पहले बात करते हैं।
क्लोरोफिल की डिफरेंट काइंड्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होते हैं और एल्गी में होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? 2 कलर्स, वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन, येलो, इंडिगो वेवलेंथ की लाइट होती है ना, वो या तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं या ट्रांसमिट कर देते हैं, और सम टाइम ये जो लाइट्स हैं इनको ग्रीन कलर जो है वो मास्क कर लेती है, और इसीलिए जो है ना प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं हमें। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के। फर्स्ट वन है हेड। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक है हेड। सेकंड की बात करें तो टेल है। टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। हेड जो है ना ये पोरफायरन रिंग होती है, जिसमें क्या होता है 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। किससे बनी होती हैं? कार्बन और नाइट्रोजन से। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर, सेंटर पे मैग्नीशियम है, 4 पायरोल रिंग्स हैं, और इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पोरफायरन। और ये पोर्शन है जो लाइट अब्जॉर्ब करता है। सेकंड पोर्शन क्या है? टेल, जिसको हम कहते हैं फाइटोल। ये हाइड्रोकार्बन इन नेचर है, और फाइटोल जो है ना इसकी हेल्प से जो क्लोरोफिल है ना वो एम्बेडेड होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट, क्लोरोफिल की 2 फॉर्म्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये एक दूसरे से डिफर करती हैं, सिर्फ माइन्यूट से डिफरेंस है इनका। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप में जो पोरफायरिन के साथ बाइंड है। मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में, और बी में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे देखें इनका फार्मूला, क्लोरोफिल ए जो है ना C55H72O5N4, और क्लोरोफिल बी की बात करें C55H70O6N4 मैग्नीशियम, ठीक है। ये माइन्यूट साइन में डिफरेंस है, लेकिन इस माइन्यूट डिफरेंस की बेस में ना ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्लोरोफिल ए एक लाइट एब्जॉर्ब ना कर सके और क्लोरोफिल बी उसको इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है ना ये ब्लू ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन है। ऑफ ऑल द क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है लाइट रिएक्शन में। क्लोरोफिल ए की आगे से भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? जिनकी डिफरेंट पीक्स होती हैं, रेड एब्जॉर्प्शन पीक्स 670, 680, 690 एंड 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए इन ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। अब क्लोरोफिल जो है ना ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, सो ये नॉन पोलर हुए। उसके बाद बात करते हैं कैरोटीनाइड्स, एसेसरी पिगमेंट्स। कैरोटीनाइड्स आपको पता है येलो, रेड, ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। ये कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू वायलेट रेंज को। स्ट्रांगली अब्जॉर्ब द ब्लू वायलेट रेंज, और इनकी ना डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं देन द क्लोरोफिल। अब इस तरह क्या होता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है ना वो ब्रॉड हो जाता है। कैसे? क्योंकि इनकी वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट है, क्लोरोफिल की डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट वेवलेंथ्स पे लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट की एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अब एसेसरी पिगमेंट्स किसे कहते हैं? कैरोटीनाइड और क्लोरोफिल बी को, क्योंकि ये क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको भेज देते हैं क्लोरोफिल ए में। अब क्लोरोफिल ए का क्या काम होता है? ये इनिशिएट करता है लाइट रिएक्शंस को। अब सम कैरोटीनाइड्स जो हैं वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि सिर्फ जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है ना उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ऑर्डर क्या है लाइट एब्जॉर्प्शन का? सबसे पहले जो है ना कैरोटीनाइड्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो किसको भेजते हैं? क्लोरोफिल बी को, और वो आगे भेजता है क्लोरोफिल ए को। अब हमने देखना है लाइट, द ड्राइविंग एनर्जी। लाइट जो है ये फॉर्म है एनर्जी की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। आपको पता है लाइट जो है उसका डुअल बिहेवियर होता है, फोटॉन की तरह भी बिहेव करती है, वेव लाइक भी बिहेव करती है, ठीक है। और फोटोसेंसिस में हम किससे ज़्यादा लिंक होते हैं? विजिबल लाइट से। उसकी रेंज कितनी होती है? 380 to 750 नैनोमीटर। अब ये भी आपको पता है सनलाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन जितनी भी लाइट आ रही है ना ज़मीन पे वो सारी कन्वर्ट नहीं होती, उसका सिर्फ 1% कन्वर्ट होता है। उसके अलावा हम इसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि फोटोसेंसिस सबसे ज़्यादा लाइट अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस रीजन में होती है? ब्लू और रेड रीजन में। 430 नैनोमीटर पीक है ब्लू की और 670 नैनोमीटर है रेड की। उसके अलावा कैरोटीनाइड्स के लिए डिफरेंट पीक्स होती हैं। उसके अलावा एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है ना
मतलब एक पिगमेंट ने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की, अब उस लाइट का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा, यानी उस लाइट में फोटोसिंथेसिस हाई होगी, कम होगी, ठीक है। यानी इसमें उन्होंने क्या बताया कि इफेक्टिवनेस बताई डिफरेंट वेवलेंथ्स की इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है ये, ठीक है। शुगर आपको पता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में बनती है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, ATP और NADH बनता है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं हो सकती। सिर्फ 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैरी आउट करते हैं, बाकी सारी ओशंस, लेक्स और पॉन्ड्स के जो प्लांट्स होते हैं वो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना वो डिज़ॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो लैंड में प्रेजेंट हैं वो आपको पता है एटमॉस्फेरिक लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, ठीक है, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, वाटर में डिज़ॉल्व हो जाती है। कौन सा वाटर, जो मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल्स ने अब्जॉर्ब किया होता है। स्टोमेटा आपको पता है लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा हर वक्त ओपन नहीं होते, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स। उसके अलावा स्टोमेटा जो है डे में ओपन होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है, और नाइट टाइम पार्शली क्लोज हो जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पार्ट होते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 12 वाटर है, लाइट एनर्जी है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर। अब वाटर को समटाइम हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना कुछ में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, फिर कुछ जो है प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है, इसलिए हम सिर्फ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि 6 तो हमारे पास रिलीज़ हुए ना, तो हमने 12 में से माइनस कर दिए। लाइट एनर्जी, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल स्टेप में हमने प्रोसेस देखा, क्या ये इतना ही सिंपल है? बिल्कुल भी नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अब हम वो देखेंगे। 2 पार्ट्स हैं इसके, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसके लिए लाइट अर्जेंटली चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट जो लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन देखते हैं। इसमें लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से और बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। लाइट रिएक्शन की 2 प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट वन NADPH, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसकी होती है रिड्यूसिंग पावर। ATP की होती है असिमिलेटिंग पावर। इन दोनों ने अब कहाँ यूज़ होना है, डार्क रिएक्शन में। ये भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, NADPH प्रोवाइड करता है एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें हाइड्रोजन है ना, तो ये इसकी रिड्यूसिंग पावर है। ATP जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होता है कि शुगर प्रोड्यूस होती है डार्क रिएक्शन में, जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर में। इस फेज़ को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही। अब ये देखें, ये ओवरव्यू है। लाइट रिएक्शन है, इसमें लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ हो रही है, जबकि डार्क रिएक्शन है, इसमें लाइट जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही और हमारे पास सुक्रोज जो है वो बन रहा है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, एनर्जी कन्वर्जन फेज है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, यानी जहाँ पे लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ होती है। अब हम उसको देखने लगे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, यानी कि इसमें NADPH में और ATP में। इसमें ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। उन क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम्स। अब क्लस्टर्स कहाँ पे होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये देखें, यहाँ पे जो है ना, ये फोटो सिस्टम की सारी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। फोटो सिस्टम के होते हैं 2 पार्ट्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनाइड्स, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A होता है और उसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। यानी रिएक्शन सेंटर में कितनी चीज़ें हैं, 3, क्लोरोफिल A, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन सेंटर का, और उसकी जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक होती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, उसका रोल होता है कि वो ATP जनरेट करे केमी ऑस्मोसिस के थ्रू।
फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है। इनको नाम इसलिए दिया गया इनकी डिस्कवरी की ऑर्डर पे, यानी जो पहले डिस्कवर हुआ वो 1 है, जो बाद में डिस्कवर हुआ वो 2 है। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होता है। फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, क्लोरोफिल ए मालिक्यूल जो ऑब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, और इसको हम कहते हैं P70। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो ऑब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लाइट ऑफ P680, उसको हम कहते हैं 680 नैनोमीटर की लाइट होती है और उसको हम कहते हैं P680, यानी कि फोटो सिस्टम 680। स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि एसोसिएट होता है हर रिएक्शन सेंटर के साथ। इस एक्सेप्टर का क्या काम होता है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है रिएक्शन सेंटर से और उसके बाद उनको पास करता है सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में। ड्यूरिंग दिस एनर्जी जो है वो यूज़ होती है टू जनरेट एटीपी बाय केमी ऑस्मोसिस। अब दो तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक साइक्लिक फ़्लो है और एक नॉन साइक्लिक फ़्लो है। मोस्ट जो कॉमन टाइप है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो है और जो लीस्ट कॉमन है वो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। साइक्लिक में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में दो फोटो सिस्टम 1 और 2 जो हैं दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब जो एटीपी बनता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो के दौरान उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, जबकि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो के दौरान बनता है उसको हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पे बात करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फोटो सिस्टम 2 लाइट अब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। P680 इज कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी जो इलेक्ट्रॉन गया ना हाई एनर्जी लेवल पे उसको किसने कैप्चर कर लिया, P680 ने। ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल जो है ना ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इट्स इलेक्ट्रॉन होल मस्ट बी फुलफिल्ड। अब इस होल को कैसे फिल किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम वाटर, यानी वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अब उनसे इस होल को फिल किया जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि फोटो मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन एटम है ना ये इमीडिएटली बाइंड कर जाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। स्प्लिटिंग स्टेप को हम कहते हैं फोटोलाइसिस और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ना वो मेन सोर्स है रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप में क्या, अब हर जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पास करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से। इस चेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसे प्लास्टोक्वानिन कहते हैं, कम्प्लेक्स होता है 2 साइटोक्रोम्स का और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है यानी प्लास्टोसाइनिन। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाते हैं डाउन द चेन, एनर्जी इनकी कम होती जाती है और एनर्जी किस में यूज़ होती है, एटीपी बनाने में। एटीपी सिंथेसिस को हम कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन बिकॉज इट इज़ ड्रिवन बाय लाइट एनर्जी। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होती है। इसमें जो एटीपी जनरेट होता है ना वो प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी किसके लिए, शुगर की सेंसिस के लिए ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। अब इलेक्ट्रॉन बॉटम में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और फिल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन होल इन P70 मॉलिक्यूल जो कि किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम 1 का। दिस होल इज़ क्रिएटेड जब लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है P70 से और ड्राइव करती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P70 टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था ना होल जो है वो उसको फिल करना है तो वो यहाँ से फिल हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटो सिस्टम 1 का है वो पास करता है फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स में टू द सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ट्रांसमिट करती है इसको फेरोडक्सन में। फेरोडक्सन क्या है कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन फेरोडक्सन से NADP में, उसको कन्वर्ट कर देता है NADPH। ये रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है केल्विन साइकिल के लिए और इसको हम कहते हैं जी स्कीम। यहाँ से देखें ये जो है ना ये देखें जी लाइक शेप है इसकी, इसलिए हम इसको कहते हैं जी स्कीम। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है वो दोनों इन्वॉल्व हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर गया हाई लेवल पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, उसके बाद उस पर गया प्लास्टोक्वानिन में, देन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम 1 में एंटर हो गया, ठीक है। फेरोडक्सन से NADP
रिडक्टेज जो है उसने NADP में NADPase जो है वो ऐड कर दिया। ये साइक्लिक फ़्लो है, इसमें सिर्फ जो है फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और इसमें ATP जो है वो कम प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट है केमियोस्मोसिस। इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस में क्या होता है, जो मैकेनिज्म है ATP सिंथेसिस का वो केमियोस्मोसिस है। ये वो प्रोसेस है जो यूज़ करता है मेम्ब्रेन्स टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू ATP प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो पंप करती है प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द थाइलेकॉइड स्पेस। अब ये एनर्जी यूज़ की जाती है पंपिंग के लिए, वो आती कहाँ से है, वो उन इलेक्ट्रॉन से जो कि मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो कि स्टोर हो जाती है एज ग्रेडियंट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हाइड्रोजन आयन डाउन द ग्रेडियंट मूव करते हैं और स्पेशल कम्प्लेक्सेस के थ्रू, उन कम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, यानी कि कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में पता है जो ATP और NADPH बना था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, उसने सिंथेसिस ऑफ शुगर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। हमने कहा था ना, स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और ये रिएक्शंस जो हैं ये लाइट इनको नहीं चाहिए होती, ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस में भी यूज़ हो सकते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हैं, 6 NADPH है, 9 ATP हैं। क्या बनाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, 6 NADP, 9 ADP, 9 फास्फेट मालिक्यूल्स और 3 वाटर मालिक्यूल्स। अब इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, मेल्विन कैल्विन ने और उसके कोलीग्स ने। 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन मेल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसकी 3 फेजेस होती हैं, कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। फर्स्ट वन, कार्बन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि कार्बन फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑर्गेनिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रिएक्शन हम इसमें ले रहे हैं। अब क्या होता है, साइकिल बिगिन कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, फास्फोरिलेटेड 5 कार्बन शुगर के साथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP के साथ रिएक्शन होगा किस एंजाइम की मौजूदगी में, रुबिस्को की मौजूदगी में, ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अब इसकी प्रोडक्ट जो है हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 कार्बन के, जो कि 3 फास्फोग्लिसरेट हैं, ठीक है। अब जब 3 फास्फोग्लिसरेट है तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो गई है। सेकंड है रिडक्शन। अब क्या होता है, हर मॉलिक्यूल जो है फास्फोग्लिसरेट का वो रिसीव करता है एडिशनल फॉस्फेट। अब वो बन गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन देता है, NADPH। अब ये वही कार्बन है जो कि ग्लाइकोलिसिस में बन रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिक्स्ड कार्बन जो है वो रिड्यूस हो गई है एनर्जी रिच G3P में, किसकी हेल्प से, रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH और असिमिलेटिंग पावर ऑफ ATP। अब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है कैल्विन साइकिल से। फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं RUBP के, जो 5 कार्बन शुगर है, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं G3P के, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। बट ओनली 1 मॉलिक्यूल जो है वो नेट गेन के तौर पे काउंट होता है, क्योंकि जो 5 मॉलिक्यूल्स है ना वो रिबिस्को जो है वो RUBP जो है ना उसकी रिजनरेशन में यूज़ हो जाते हैं। रिजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी कि RUBP की रिजनरेशन होती है। कार्बन स्केलेटन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन G3P, उसकी रीअरेंजमेंट होती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन राइबोलोज फास्फेट। अब इसमें क्या होता है, इसकी फास्फोरिलेशन की जाती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट बन जाता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड फॉर दिस फास्फोरिलेशन। नो RUBP जो है ना, RUP वो कन्वर्ट हो गया RUBP में। तो ये है हमारा कैल्विन साइकिल, जिसको हमने लाइट रिएक्शन कहा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि है रिस्पायरेशन।